प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस सत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, बल्कि यह कह लीजिए कि इस सत्र का सूरज अब डूब रहा है और उसके एवज में परीक्षा की चांदनी छिटकने वाली है। उस चांदनी का लाभ उसी को मिलेगा जो अधिक से अधिक इस सूरज के प्रकाश का उपयोग किया है। जो इस सूरज के प्रकाश का उपयोग नहीं किया, यानी सत्र में पढ़ाई का काम नहीं किया, उसके लिए परीक्षा का आनंद नहीं है, परीक्षा की चांदनी का आनंद नहीं है। परीक्षा की चांदनी उसे ही सुख देगी जो पढ़ाई काल के सूरज के ताप को झेला है। तो इस तरह आज हम लोग गद्य खंड के व्याख्या पर बात करेंगे, यानी गद्य खंड की व्याख्या करेंगे। और ये ध्यान रहे कि आप लोगों को जो गेस्ट पेपर यानी मॉडर्न एटम बम दिया गया है, उस मॉडर्न एटम बम कि सभी व्याख्याओं को ईमानदारी से आप पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि वह बहुत सोच समझकर संभल कर रखा गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस व्याख्या को हमने यहाँ पर रखा है। उसके 10 व्याख्याओं को हमने यहाँ पर रखा है आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। प्रायः व्याख्या में लोग धरफड़ी में नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत सारी बातों को, तो उससे नंबर कट जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि व्याख्या में जब भी आप व्याख्या करने के लिए बैठें तो रचना और रचनाकार के नाम का जरूर उल्लेख करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी व्याख्या अधूरी हो जाएगी। आपको 100 प्रसंग व्याख्या लिखना है, ये याद रहे। आपको 100 प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो प्रसंग स्पष्ट कीजिएगा। प्रसंग स्पष्ट करने के क्रम में ही रचना, रचनाकार और उसका प्रसंग जुड़ा रहता है। तो उसको आप लिखने के बाद ही आप उसकी व्याख्या शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि व्याख्या गद्य खंड की व्याख्या अभी होगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और काव्य खंड की व्याख्या दूसरे व्याख्यान में आपको पूरा कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि व्याख्या में पहली व्याख्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह आपको व्याख्या की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसको आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे आप लिखेंगे। यहाँ तो बहुत संभल कर ढंग से लिख ही दिया गया है। जो आपके गेस्ट पेपर में है, लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे। अलग से आप मौखिक रूप में सुन लीजिए कि इसको आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को, भाषा के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक मनुष्य की भाषा सामने नहीं आती है, तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। सामान्य हाथ पांव शरीर वाला तो सब व्यक्ति होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि बुरा व्यक्ति भी सुंदर रूप रंग का हो सकता है, लेकिन जब वह बोलता है तब उसके भीतर के गुण दोष का पता चलता है, संस्कार का पता चलता है, स्वभाव का पता चलता है, क्योंकि सबों की छाया उसकी भाषा में होती है। तो इस तरह आपने देख लिया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। काक और कोयल जब तक बोलते नहीं हैं तब तक पता नहीं चलता है।
लेकिन जब कोयल बोलती है और काक बोलता है तो दोनों की बोली में अंतर आ जाता है। आपने सुना होगा कि काक के घोंसले में कोयल अपने छोटे बच्चे को रख देती है और वहीं पर उसका पालन पोषण होता है। जब वह बोलने लगती है तब वह अलग हो जाती है। इस तरह आपने देख लिया कि बोलने से ही व्यक्ति के गुण दोष संस्कार का पता चलता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे, यदि संभव हो तो हर एक व्याख्या के अंत में आप निष्कर्ष की एक पंक्ति लिख देंगे। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि संभव है तो लिख दीजिए निष्कर्षतः प्रस्तुत गद्यांश में, काव्य है तो काव्यांश कह दीजिए, गद्य है तो गद्यांश, गद्यांश में रचनाकार ने अत्यंत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। अंतिम पंक्ति में जोर देने से ज़्यादा सुंदर हो जाता है। यदि याद रहे तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ऊपर रचना और रचनाकार का उल्लेख होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। यदि वहाँ पर छूटा तो उस परिस्थिति में आपको नंबर कट जाएगा। तो आपने इस व्याख्या को इसमें देख लिया। अब आगे दूसरी व्याख्या देखिए। मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, मृत्यु से कुछ पहले, मृत्यु के समय मतलब मृत्यु से कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अब इसको देखिए, यह किस पाठ से उद्धृत है आपने देख लिया है, यह आपको उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहले इस तरह अलग अलग दिमाग पर बैठा लीजिए और तब समेटकर वाक्य में सजाकर लिखिए। जो प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने मरने से पहले की स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मरने से पहले व्यक्ति के मन में संपूर्ण जीवन की घटनाएं सिनेमा के रील के तरह नाच जाती है। स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है, उसकी यादें साफ हो जाती है। सिनेमा के रील के तरह उसके मस्तिष्क में संपूर्ण जीवन की घटनाएं एक एक कर आती है, बढ़ती है, सामने आती है, बढ़ती है और संपूर्ण जीवन को वह देख लेता है, संतुष्ट हो लेता है। तब वह यहाँ से विदा होता है, अर्थात तब वह मरता है। यह प्रसंग लहना सिंह के मौत के संदर्भ का है। लहना सिंह जब मरने लगता है, उसके जांघ में गोली लग जाती है, उस समय जब वह मरने लगता है तो उसके दिमाग में संपूर्ण जीवन की घटनाएं एक एक कर आती है और गुजर जाती है, उसी संदर्भ में दिया गया है। तो आपने इस व्याख्या को देख लिया। अब अगली व्याख्या को देखिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसको भी आप जान लीजिए कि यह भी उसने कहा था कहानी से ही उद्धृत है और उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी को फिर सजाकर उसी तरह पहले की तरह करना है कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अभ्यास के बिना हर व्यक्ति पंगु हो जाता है। जो जिस क्षेत्र में है वह उस क्षेत्र का अभ्यास करते रहेगा तो उस क्षेत्र में वह निपुणता हासिल करेगा। पढ़ने वाला छात्र
यदि लगातार पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ने का अभ्यास रहेगा, वह परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त कर लेगा। युद्ध क्षेत्र में काम करने वाला सैनिक यदि युद्ध का लगातार अभ्यास करता रहेगा तो वह युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा। घोड़ा बराबर यदि दौड़ता है तो घुड़दौड़ में वह घोड़ा तेजी से दौड़ सकता है। किसान लगातार खेती का काम करता रहेगा तो समय आने पर वह बढ़िया काम कर सकता है। अर्थात जो जिस क्षेत्र में है वह उस क्षेत्र में यदि लगातार अभ्यास करता रहता है तो उस अभ्यास से उसे सफलता मिलती है, वह काम करने में उसे निपुणता मिलती है। उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि घोड़ा को यदि फेरा नहीं जाए, दौड़ाया नहीं जाए तो दौड़ के समय, आवश्यकता के समय घोड़ा तेजी से दौड़ नहीं पाएगा। इसी तरह सैनिक को यदि युद्धाभ्यास कराते नहीं रहा जाए तो युद्ध के समय वह पूरी तरह सफल नहीं हो। युद्ध में सफल बनने के लिए सैनिकों को बराबर युद्ध करने का अभ्यास कराने की ज़रूरत है। तो इसी को आपने यहाँ पर देख लिया और अंत में आपसे यदि संभव हो तो आप यही लिख दीजिएगा, निष्कर्षतः प्रस्तुत काव्यांश में लेखक ने अत्यंत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। अब अगली व्याख्या है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को, आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल में तो आपको मिल जाएगा मॉडर्न एटम बम में। पृष्ठ संख्या आप देख रहे हैं 27 पर। प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। आपको तो इसको आप ध्यान दीजिए। इस के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर और इसके पाठ का नाम अर्धनारीश्वर। अब इसी को सजाकर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने स्त्री पुरुष के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमारे पूर्वजों के जीवन में, हमारे अतीत में स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे थे जैसे लता और वृक्ष होते हैं। तो प्रत्येक पत्नी अपने पति को ठीक उसी तरह देखती थी जिस तरह लता वृक्ष को देखती है। वृक्ष में अपनी शक्ति है, वह वृक्ष अपनी शक्ति के बल पर ऊपर उठता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, गगनचुंबी बन जाता है। और लता में अपनी शक्ति नहीं है ऊपर उठने की, वह वृक्ष के सहारे ऊपर उठती चली जाती है। उठते उठते लतरते लतरते लता वृक्ष के शीर्ष तक पहुंच जाती है, पूरे वृक्ष पर छा जाती है। यानी लता के जीवन का आधार वृक्ष होता है, ठीक ऐसे जैसे पत्नी के जीवन का आधार उसका पति होता है। पति शक्ति का प्रतीक है और पत्नी उस शक्ति का उपयोग करने वाली वृत्ति प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप सामान्य रूप से यही ध्यान रखें कि जैसे वृक्षों के ऊपर लता लतरती रहती है, फैल जाती है, वह वृक्ष के शीर्ष तक पहुँच जाती है, ठीक इसी तरह पत्नी भी पति के नाम यश के आधार पर महान से महान बन जाती है। यह पुराने काल की अवधारणा है। पुराने काल में पति और पत्नी के बीच ऐसा ही संबंध था, जिसको लेखक ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अब अगली व्याख्या देख लीजिए। अगली व्याख्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है।
तो इस व्याख्या को देखिए कि यह किस पाठ से उद्धृत है। इस पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी अर्धनारीश्वर पाठ से ही है और इसके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इसी को आप सजाकर यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने स्त्री और पुरुष के एकता पर बल देने का प्रयास किया है। बताया है कि हमारे समाज में व्यतिक्रम के कारण पुरुष अपने आप को केवल पुरुष मानता है, स्त्री अपने आप को केवल स्त्री मानती है, स्त्री पुरुष से अपने आप को अलग रखती है और पुरुष स्त्री से। लेकिन यहाँ पर लेखक का मत है कि यह चिंतन सही नहीं है। सही चिंतन यह है कि हर एक पुरुष में स्त्री का गुण होना चाहिए और हर एक स्त्री में भी पुरुष का गुण होना चाहिए। यदि स्त्री गुण बिना कोई पुरुष है तो वह पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता है, वह अपूर्ण होगा। यही स्पष्ट कर रहा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। नारीत्व नहीं, स्त्री नहीं का मतलब हुआ दया, ममता, प्रेम, करुणा। नारी का प्रतीक है ये सब, दया, ममता, प्रेम, करुणा। ये भाव नहीं होगा तो पुरुष तो दानव जैसा हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा, अनुशासनहीन हो जाएगा, एकदम भयानक खूंखार जानवर जैसा बन जाएगा। उसके खूंखारियत को, उसके क्रूरता को, उसके कठोरता को यह जो दया, ममता, प्रेम, करुणा, सद्भावना है वह नियंत्रित करती है। इस तरह लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पुरुषों में नारीत्व का गुण होना चाहिए, अर्थात दया, ममता, प्रेम, करुणा, सद्भावना होनी चाहिए, और नारियों में भी पुरुष का गुण होना चाहिए, जिससे कि नारियां जीवन के बाह्य क्षेत्र में, देश समाज के विकास में अपना योगदान दे सके, अपनी पहचान कायम कर सके। इसी को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुंदर ढंग से सजाकर लिख दिया गया है। यह आपको मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 27 में मिलेगा, आप देख रहे हैं। फिर आप अगली व्याख्या देख रहे हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आपको मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 28 पर मिलेगा। इस व्याख्या को सुन लीजिए। इस व्याख्या के रचनाकार और रचनाकार नाम पहले जान लीजिए। इसके रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर और रचनाकार का नाम है ओ सदानीरा। अब इसको सजाकर आपको बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदानीरा पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों को एक ही सिक्का का दो पहलू बताया है। अर्थात देश समाज में, संसार में भोग विलास का जीवन जीने वाला व्यक्ति जिस तरह का होता है, वैसा ही तो जंगल में धुनी रमाने वाला साधु संत भी होता है। दोनों को लेखक ने एक ही जैसा माना है। क्यों एक जैसा माना है? इसलिए कि वसुंधरा भोगी मानव यानी भोग विलास, इस वसुंधरा का भोग करने, धरती का भोग करने वाला, संसार का भोग करने वाला व्यक्ति अतिशय विलासी चरित्र का होता है, आलसी चरित्र का होता है। वह सांसारिक जीवन से बहुत अधिक आसक्ति रखने वाला होता है। वह सुख को ही सबसे बढ़िया मानता है। संसार से वह बहुत अधिक प्रेम रखता है। ऐसा ही तो धर्मांध मानव भी है। जिस तरह सांसारिक
जीवन से आसक्ति रखने वाला, प्रेम रखने वाला व्यक्ति वसुंधरा भोगी होता है, वैसा ही धर्म से प्रेम रखने वाला, भगवान से प्रेम रखने वाला, परमात्मा से प्रेम रखने वाला व्यक्ति केवल उसी पर ध्यान रखता है, वह देश समाज के कल्याण की बात कम सोच पाता है, वह एक दृष्टि वाला होता है। तो इसी एक दृष्टि वाले पन के कारण लेखक ने यहाँ वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों को एक जैसा बताया है कि दोनों की दृष्टि एकांगी होती है। वह देश समाज के विकास की बात कम सोचता है, अपने विकास, अपने सुख, अपने आनंद की बात अधिक सोचता है। वसुंधरा भोगी मानव भी अपने सुख से प्रेम रखता है, अपने जीवन से प्रेम रखता है, और धर्मांध आदमी भी अपने मुक्ति की बात अधिक सोचता है, अपनी भक्ति की बात अधिक सोचता है, संसार के कल्याण की बात कम सोचता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर धर्मांध कहा गया है। वास्तव में धार्मिक चरित्र का जो व्यक्ति होगा, असली वास्तविक धार्मिक चरित्र का व्यक्ति, वह अपने कल्याण से अधिक संसार के कल्याण की बात सोचेगा। लेकिन धर्मांध व्यक्ति यानी धर्म के नाम पर जो ढोंग करता है, वह संसार के लिए नहीं, अपने लिए सोचता है। तो इस तरह आपने इस व्याख्या को देख लिया। अब अगली व्याख्या है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। और यहाँ पर डॉट डॉट है, यानी भागने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। और इसको आप देखेंगे विस्तार से मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 28 पर। यहाँ पर आपको सुन लेना है। सबसे पहले जानना है कि यह पाठ आपको सिपाही की माँ पाठ से है और इसके रचनाकार का नाम मोहन राकेश। तो फिर से इसको सजाकर सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश रचित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, जिसमें लेखक सिपाहियों के जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति सिपाही में भर्ती हो जाते हैं, यह वैसे प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में बताया गया है, लेकिन आज भी कह लीजिए कि जो सिपाही में भर्ती हो जाते हैं, वे चाहेंगे कि हम सामान्य नागरिकों के तरह का जीवन जिएं। ये सभी संभव नहीं है। लेकिन पुराने समय में जो सैनिक में भर्ती हो जाते थे, प्रथम विश्व युद्ध की बात की गई है, उस समय जो सैनिक में भर्ती हो जाते थे, वे सैनिक जीवन को छोड़कर भाग नहीं सकते, युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकते थे। भागने पर उन्हें अपने ही साथियों के द्वारा गोली मार दी जाती थी। तो सैनिक जो युद्ध क्षेत्र में चला जाता था, वह या तो दुश्मन के साथ मुकाबला करता था, दुश्मन को गोली मारता था, या दुश्मन की गोली खाता था। यदि उससे घबराकर वह भागने का प्रयास करेगा, तो उसे अपने साथी का ही मुकाबला करना पड़ेगा, उसके अपने ही साथी उसको गोली मारते। इस तरह पुराने समय में सैनिकों के जीवन में जो पीड़ा थी, जीवन में जो दर्द था, उस दर्द को, उस परेशानियों को, उसकी समस्याओं को लेखक ने सामने रखने का प्रयास किया है। तो इस तरह आपने इसको देख लिया। आप मॉडर्न एटम बम के आधार पर इसको ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। अब अगला है, आदमी यथार्थ में जीता ही नहीं, रचता भी है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। इस व्याख्या को देखिए। पहले पाठ का नाम और तब पाठकार का नाम। पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसके रचनाकार का नाम मलयज हुआ,
अब इसको सजाकर आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश मलियाज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने आदमी के द्वारा यथार्थ को भोगने और रचने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आदमी सामान्य तौर पर अपने माता पिता के द्वारा पालित पोषित होकर बड़ा होता है और फिर अपना घर परिवार बसाता है। जैसे उसके माता पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया, उसी तरह वह अपने बच्चे को जन्म देकर उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। ध्यान रहे कि यथार्थ का भोगना हुआ माता पिता के द्वारा पालित पोषित जीवन जीना, और यथार्थ को रचना हुआ अपने बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना। तो इसी को यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश मलियाज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने हरेक व्यक्ति के जीवन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हरेक व्यक्ति पहले माता पिता के द्वारा पालित पोषित होकर बड़ा होता है और तब फिर अपना घर परिवार बसाता है। माता पिता के द्वारा पालित पोषित होने पर वह यथार्थ को भोगता है, और जब वह अपना परिवार बसाकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना शुरू करता है तो वह परिवार को यानी यथार्थ को रचता है। इस तरह आपने इस व्याख्या को पूर्ण कर लिया। अब आगे देखिए, अगला है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। इस व्याख्या के पाठ और रचनाकार का नाम जान लीजिए। इस का पाठ है एक लेख एक पत्र, और इसके लेखक का नाम हुआ भगत सिंह। तो आप इसी को संभाल कर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश भगत सिंह रचित एक लेख एक पत्र पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने सुखदेव के नाम पत्र के माध्यम से सुखदेव अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को समझाने का प्रयास किया है कि हम जितने सारे क्रांतिकारी हैं वे सारे के सारे क्रांतिकारी अपने समय की उपज हैं। यानी आज हमारे देश में क्रांति की ज़रूरत है। हमारी भारत माता गुलाम हो गई है, इसको आज़ादी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत है। तो इस तरह हर एक व्यक्ति अपने समय की आवश्यकता की उपज होता है। उस आवश्यकता को समझने की ज़रूरत है कि हमारे समय की आवश्यकता क्या है। उसके अनुकूल जो अपने जीवन को ढाल लेता है वह अपना जीवन सफल बना लेता है, और जो उसके अनुकूल नहीं अपने आप को ढाल पाता है वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने में बड़ा विफल रह जाता है। इस तरह आपने इस व्याख्या को देख लिया। और अगली व्याख्या है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान शक्ति और आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। तो इसका उत्तर आपको व्यवस्थित रूप में मिल जाएगा मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 29 पर। और यहाँ पर ऐसे सुन लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने हर एक व्यक्ति के संघर्ष को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, हर एक व्यक्ति के जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में विकास की बात होती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह प्रतिद्वंदिता है।
या प्रतिद्वंद्विता है किसी और से, और इस कारण हम दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास में रहते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दूसरे के पीछे जितना हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे कोई न कोई रहता है, उसको हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। 1 लाख रुपया यदि हमारे पास है तो हम 2 लाख रुपया जमा करने के फेर में हैं, और 1 लाख 1.5 लाख वाले व्यक्ति को हम पीछे छोड़ रहे हैं। यदि हम 1000 रुपया महीना कमाते हैं तो अगले महीना में हम 1500 कमाना चाहते हैं, और 1500 वाले को पीछे हम छोड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिद्वंद्विता दिखाई पड़ती है। हर एक व्यक्ति इस कारण एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा दिखाई पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। इसी को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और जो जितना आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है, वही व्यक्ति उतना अधिक प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम जुटा पाता है, वही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। तो इसी जो जीवन प्रक्रिया है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने किया है। तो इस तरह आपने सामान्य तौर पर जो अति महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको पूरा कर लिया। हम लोग अब अगले दिन अगले पाठ पर बात करेंगे। व्याख्या में आपको फिर एक बार कहा जा रहा है, मॉडर्न एटम बम को आप जरूर देखेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे, गद्य और काव्य दोनों। उसमें सब बहुत शोध कर संभल कर दिया गया है। आशा है कि परीक्षा में आपको यह व्याख्या बहुत सहयोग करेगी नंबर जुटाने में। तो इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग बात समाप्त करते हैं। अलविदा, धन्यवाद।